नमस्कार, मैं राजीव कुमार, टीजीटी हिंदी प्रायोगिक विद्यालय क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT मैसूर से आप तमाम विद्यार्थियों और दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा चौथी की हिंदी पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित एक बहुत ही प्यारी सी कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। विद्यार्थियों, आपको याद होगा कि आपने कक्षा तीसरी में एक कविता पढ़ी होगी जिसका नाम है मिर्च का मजा। आपको याद है उस कविता के कवि कौन है? बिल्कुल सही, उस कविता के कवि का नाम है श्री रामधारी सिंह दिनकर, जो बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले थे। तो आज हम जिस कविता को पढ़ेंगे उस कविता का नाम है पढ़क्कू की सूझ, जिनके कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। इस कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थी सीख पाएंगे, कविता वाचन की आदर्श शैली से अवगत होंगे, कविता को समझकर अपनी भाषा या बोली में प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे, विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने की क्षमता का विकास होगा, कविता में आए नए और कठिन शब्दों के अर्थ तथा वाक्य प्रयोग को जान सकेंगे, देशज और विदेशज शब्दों के सामान्य परिचय से अवगत होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जिस कविता का पाठ करने जा रहे हैं उस कविता में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसे लोग पढ़क्कू कहकर बुलाते हैं। उसे पढ़क्कू कहकर क्यों बुलाते हैं, वह क्या सोचता है, वह क्या करता है, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमें कविता पढ़क्कू की सूझ का पाठ करना होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं कविता का पाठ। प्यारे बच्चों, आज सुनो हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 4 का एक पाठ। कविता पर आधारित इस पाठ का शीर्षक है पढ़क्कू की सूझ। सबसे पहले सुनते हैं ये कविता पाठ। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। जहां न कोई बात, वहां भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे बड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद ये कैसे। कोल्हू का ये बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने ये कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है। नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक ये बजती रहती है, मैं ना फिक्र करता हूं। हाँ, जब बजती नहीं, दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूं। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे। बेवकूफ, मंतिख की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी,
तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे? मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है ये ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ। यहां सभी कुछ ठीक ठाक है, ये केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। बच्चों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि लोग उसे पढ़क्कू कहकर क्यों बुलाते थे। तो आइए अब हम पाठ में प्रयुक्त कुछ नए और कठिन शब्दों के सामान्य अर्थ और वाक्य में उनके प्रयोग को देखते हैं। पहला शब्द है पढ़क्कू, जिसका अर्थ होता है हमेशा पढ़ने लिखने वाला आदमी। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। लोग उसे पढ़क्कू कहते हैं क्योंकि वह हमेशा किताबें पढ़ता रहता है। दूसरा शब्द है फिक्र, जिसका अर्थ है चिंता, जिसे अंग्रेजी में कंसर्न या एंजाइटी कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखते हैं। माता पिता हमेशा अपने बच्चों की फिक्र करते हैं। तीसरा शब्द है ढब, जिसका अर्थ है तरकीब या तरीका, जिसे अंग्रेजी में मेथड कहते हैं। यह एक देशज शब्द है। चौथा शब्द है पागुर, जिसका अर्थ होता है जुगाली, अंग्रेजी में जिसे च्यू कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। गाय, भैंस, बकरी जैसे जानवर भोजन पचाने के लिए पागुर करती हैं। पांचवा शब्द है तनिक, जिसका अर्थ है थोड़ा, अंग्रेजी में अ लिटिल बिट कहते हैं। आइए इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। स्टेशन पहुंचने में तनिक देर हो गई, इसलिए ट्रेन निकल गई। छठा शब्द है कोल्हू, जिसका अर्थ है तेल निकालने का मशीन, जिसे अंग्रेजी में क्रूसर कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। गांव में लोग तेल निकालने के लिए कोल्हू का इस्तेमाल करते थे। सातवां शब्द है धरता हूँ, जिसका अर्थ है पकड़ता हूँ, अंग्रेजी में होल्ड कहते हैं और यह भी एक देशज शब्द है। आइए इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। मैं चोर को धरता हूँ और तुम पुलिस को फोन करो। आठवां शब्द है कोरे, जिसका अर्थ है मूर्ख या बेवकूफ़, जिसे अंग्रेजी में फूल या स्टूपिड कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। पढ़क्कू ने मालिक से कहा, तुम सदा के कोरे हो। नौवां शब्द है मंतिक, जिसका अर्थ होता है तर्कशास्त्र, यानी एक तरह का विषय जिसमें तर्क विद्या सिखाई जाती है, जिसे अंग्रेजी में लॉजिक कहते हैं। आइए इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। सोहन बचपन से ही मंतिक वाली किताबें पढ़ा करता था। 10वां शब्द है अड़ जाए, जिसका अर्थ है रुक जाए, अंग्रेजी में गेट स्ट्रक कहते हैं। इनका वाक्य प्रयोग देखते हैं। जिद्दी लोग अपनी ही बात पर अड़ जाते हैं। तो आइए अब हम इस कविता की व्याख्या पर नज़र डालते हैं। एक पढ़क्कू बड़े तेज से तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते मालिक बड़ा गजब है,
सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। व्याख्या: पढ़क्कू हमेशा तर्कशास्त्र यानी लॉजिकल बातों वाली किताबें पढ़ा करते थे, जिससे कि उनके दिमाग में तरह तरह के सवाल बनते रहते थे। जहाँ कोई भी बात नहीं होती थी, वहाँ भी नई बात गढ़ यानी बना लेते थे। एक दिन उन्होंने एक बैल को देखा। उसे देखकर बेचारे पढ़क्कू चिंता में पड़ गए कि आखिर कोल्हू में बैल बिना किसी के चलाए घूमता कैसे है। कई दिनों तक वे इसी विषय पर सोचते रहे। उन्हें लगा कि मालिक ने जरूर अपने बैल को कोई तरकीब सिखा दिया होगा। फिर वे बैल के मालिक के पास जा पहुंचे। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेदिया कैसे? कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। आइए अब इसका व्याख्या देखते हैं। बैल के मालिक के पास पहुंचकर पढ़क्कू ने सवाल पूछना शुरू किया कि आखिर तुम कैसे जान जाते हो कि कोल्हू में लगा तुम्हारा बैल चल रहा है या रुका है, घूम रहा है या खड़ा है, या फिर जुगाली कर रहा है। बैल के मालिक ने जवाब दिया, अरे भाई, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। क्या तुम देखते नहीं हो कि बैल के गर्दन में घंटी बंधी है? बस इसी से मैं समझ जाता हूं कि बैल चल रहा है या रुका है। बैल का मालिक अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ। हाँ, जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। पढ़क्कू को यह बात समझ में नहीं आ रही कि कोल्हू में लगा बैल बिना किसी के चलाए घूमता कैसे है। वह बैल के मालिक से फिर पूछता है। इस विषय में बैल का मालिक उसे बताते हैं कि बैल के गले में घंटी बंधी है। जब तक यह बजती रहती है तब तक उसे कोई चिंता नहीं होती, लेकिन जब घंटी से आवाज़ आनी बंद हो जाती है तो वह समझ जाता है कि बैल रुक गया है। फिर वह उसकी पूंछ ऐंठ देता है और बैल चल पड़ता है। पढ़क्कू इस पर मालिक से कहता है, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहे हो। तुम भला मंतिक यानी तर्कशास्त्र की बातें कैसे समझ पाओगे? कभी किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि बैल एक ही जगह पर खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रह जाए। पढ़क्कू आगे सवाल पूछता है, घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे? मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है या ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। अर्थात पढ़क्कू फिर सवाल पूछता है, कभी किसी दिन ऐसा भी तो होता होगा कि बैल खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रहे, तुम समझोगे कि बैल चल रहा है, लेकिन शाम तक एक बूंद भी तेल नहीं निकल पाए। मालिक हंसकर पढ़क्कू से बोलते हैं, जहाँ से तुमने यह ज्ञान सीखा है
वहीं जाकर उसे फैलाओ। यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है। तुम्हारी बात भ्रम फैलाने वाली है। अभी तक मेरा बैल तुम्हारा तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है। वह बिल्कुल सीधा साधा है, तुम्हारी तरह यह दिमाग नहीं लगाता। तो बच्चों, कैसी लगी यह कविता? पढ़क्कू की सूझ और पढ़क्कू के सवाल मज़ेदार थे ना? तो विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं कि जानवरों की तुलना में मनुष्यों के पास सोचने समझने की क्षमता अधिक है। इसलिए हमें जो कुछ भी समझ में नहीं आए, हमें उसके विषय में सोचना चाहिए, बिना डरे हुए सवाल पूछना चाहिए। और जब तक हमें उस सवाल का सटीक जवाब नहीं मिल जाए और तब तक हमें उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, सवाल अच्छे और तार्किक यानी लॉजिकल होना चाहिए। सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए सवाल नहीं पूछना चाहिए। अच्छा बच्चों, आपने कविता वाचन के दौरान पढ़क्कू, तनिक, मंतिक, टुनटुन, सांझ, पागुर करना आदि जैसे शब्द देखे होंगे। क्या आप जानते हैं इन शब्दों को क्या कहा जाता है? दरअसल इस तरह के शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। यानी जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषाओं से हुई है, उन्हें देशज या देशी शब्द कहा जाता है। जब हम लोग इन शब्दों का दूसरे देश में उपयोग करेंगे तो वहाँ के लोग इस शब्द के अर्थ को समझ नहीं पाएंगे। जैसे लोटा, धोती, कटोरा, बिछौना, टांग, फटफटिया, लोहिया इत्यादि। वहीं कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो दूसरे देश की भाषाओं से हिंदी में आए हैं, जैसे स्कूल, अस्पताल, स्टेशन, कुर्सी, दवा, कंप्यूटर, मोबाइल आदि जैसे शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। इनमें से कोई अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो कोई अरबी का, तो कोई फारसी का। बच्चों, आप भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में करते होंगे। इस तरह के शब्दों के प्रयोग से कविताओं में, कहानियों में जान आ जाती है। तो हमें इन शब्दों का भी इस्तेमाल अपने व्यवहार में करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कविता पढ़क्कू की सूझ समझ में आ गई होगी। प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपके लिए 2 प्रश्न तैयार किए हैं। आशा है कि आप उन प्रश्नों के जवाब अपनी नोटबुक में अवश्य लिखेंगे। पहला सवाल है, अपने आसपास बोली जाने वाली देशज और विदेशज शब्दों की एक सूची बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। दूसरा सवाल है, इस कविता को अपनी मातृभाषा या बोली में लिखकर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या शिक्षकों के साथ साझा कीजिए। तो विद्यार्थियों, आज के कार्यक्रम में हमने सीखा कविता का आदर्श वाचन करना, कविता में आए नए और कठिन शब्दों के सामान्य अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग करना, कविता के मूल भाव और उद्देश्य से परिचित हुए तथा देशज और विदेशज शब्दों से भी परिचित हुए। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।